डेटा साइंस की दुनिया का ना एक बहुत ही कड़वा सच है जो शायद लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करते। मतलब एक डेटा एनालिस्ट अपना 80% समय उन शानदार प्रिडिक्टिव मॉडल्स या खूबसूरत डैशबोर्ड्स को बनाने में नहीं लगाता। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो समय असल में कहाँ जाता है, ये सबको पता होना चाहिए। बिल्कुल, वो सारा समय सिर्फ डेटा को अलग अलग जगहों से खींचकर सिस्टम के अंदर लाने और उसे साफ करने में खर्च हो जाता है। ये डेटा की दुनिया का डार्क वर्क है जिसके बिना कोई भी एनालिसिस मुमकिन ही नहीं है। और यही वजह है कि डेटा इंपोर्टेशन की इस पूरी प्रोसेस को समझना सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। अगर पाइपलाइन की शुरुआत में ही गलत या कह लें कि अधूरा डेटा सिस्टम में चला जाए तो आगे चलकर कितने भी एडवांस्ड एल्गोरिदम लगा लो, नतीजे तो भ्रामक ही होंगे। मतलब वही गार्बेज इन गार्बेज आउट। एग्जैक्टली, गार्बेज इन गार्बेज आउट, यही नियम चलता है यहाँ। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य विषय यही है। हम बात करेंगे खनाइम में डेटा इंपोर्ट करने की कला पर। आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण मास्टरिंग डेटा इंपोर्टेशन इन खनाइम नाम के एक बहुत ही डिटेल लेख और असाइनमेंट ऑन क्लिक के आर्काइव से लिया गया है। हाँ, और इन सोर्सेज में इस टॉपिक की बहुत बारीकी से जांच की गई है। तो आज हमारा मिशन क्या है? हम ये समझेंगे कि खनाइम जैसे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, वो भी बिना किसी कोडिंग या प्रोग्रामिंग एक्सपर्टीज के, कॉम्प्लेक्स डेटा को सिस्टम में सही तरीके से कैसे इंपोर्ट किया जाता है। खनाइम की सबसे बड़ी खूबी ही इसका विजुअल इंटरफेस है। लेकिन उस इंटरफेस के पीछे जो नोड्स काम कर रहे हैं उनकी वर्किंग समझना बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल, क्योंकि डेटा कभी भी आपको एक परफेक्ट कंडीशन में नहीं मिलता। मतलब वो एक्सेल शीट्स में बिखरा हो सकता है, विशाल डेटाबेस में कहीं छुपा हो सकता है, या टेक्स्ट फाइलों के ढेर में दबा हो सकता है। हाँ, डेटा इंपोर्टेशन का मतलब सिर्फ फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करना थोड़ी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस डेटा को मशीन के समझने लायक फॉर्मेट में ट्रांसलेट करने की एक पूरी प्रक्रिया है। और इस ट्रांसलेशन की शुरुआत अक्सर उन फॉर्मेट से होती है जो हर सिस्टम में मिल जाते हैं। एक्सेल और CSV फाइल्स, ये सबसे बुनियादी टूल्स हैं। हाँ, ये सबसे कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं। तो अगर हम एक्सेल रीडर नोट की बात करें, ये देखने में तो बड़ा सीधा साधा सा लगता है, लेकिन बैकग्राउंड में ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स काम हैंडल कर रहा होता है। एक्सेल रीडर नोट की पावर सिर्फ एक स्प्रेडशीट को स्क्रीन पर दिखाने तक लिमिटेड नहीं है। मतलब अगर आप एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट देखें तो एक सिंगल एक्सेल वर्कबुक के अंदर दर्जनों शीट्स हो सकती हैं। हाँ, और उनमें अलग अलग फॉर्मेटिंग, हिडन रोज या वो जो मर्ज किए गए सेल्स होते हैं, वो सब होते हैं। एग्जैक्टली। तो ये नोट क्या करता है, ये यूजर को फ्रीडम देता है कि वो एक स्पेसिफिक सेल रेंज तय कर सके। सिर्फ A1 से लेकर D50 तक का ही डेटा पढ़ना है और बाकी कचरे को इग्नोर कर देना है। अच्छा, यहीं पर मैंने सोर्सेज में पढ़ा था कि वो वाइल्ड कार्ड्स वाला कॉन्सेप्ट आता है जो कि बहुत दिलचस्प है। मतलब मान लीजिए किसी कंपनी की एक्सेल फाइल है जिसमें हर महीने की सेल्स रिपोर्ट अलग अलग शीट्स में है, जैसे सेल्स जैन, सेल्स फेब। हाँ बिल्कुल। तो इन सबको अलग अलग इंपोर्ट करने के बजाय वाइल्ड कार्ड फीचर एक ही बार में पूरे डेटा को कंबाइन कर सकता है। ये काम कैसे करता है? वाइल्ड कार्ड्स असल में ना बैकग्राउंड में रेगुलर एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो जब कोई सेल्स, जिसमें वो स्टार लगा होता है, ऐसा इनपुट देता है तो काइम का इंजन उस वर्कबुक के अंदर जाता है। अच्छा, वो खुद स्कैन करता है? हाँ, वो हर शीट के नाम को स्कैन करता है और जिन शीट्स का नाम सेल्स से शुरू होता है उन्हें एक के नीचे एक अपेंड कर देता है। मतलब एक सिंगल डेटा टेबल बना देता है। अरे वाह, इससे तो मैनुअल काम कितना कम हो जाता होगा और कोई शीट छूटने का डर भी नहीं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक्सेल फाइलों की एक बहुत बड़ी टेक्निकल लिमिटेशन भी सामने आती है। वो क्या? एक्सेल फाइल्स असल में जिप की गई XML फाइल्स होती हैं। अच्छा। तो जब कोई बहुत बड़ी एक्सेल फाइल, मान लेते हैं 2 गीगाबाइट की कोई फाइल है, उसे सिस्टम में इंपोर्ट किया जाता है तो वो मेमोरी में अनजिप होते ही कई गुना बड़ी हो जाती है। ओह, तो इससे तो सिस्टम की रैम पूरी भर जाएगी और प्रोग्राम क्रैश हो सकता है। एग्जैक्टली। और इसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए चंकिंग, मतलब टुकड़ों में डेटा को प्रोसेस करने का मैकेनिज्म काम आता है। तो चंकिंग में बेसिकली होता क्या है? पूरी फाइल एक साथ लोड नहीं होती? हाँ, पूरी फाइल को एक साथ मेमोरी में धकेलने के बजाय उसे छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ा जाता है। जैसे मशीन पहले 1 लाख रोज पढ़ेगी, उन्हें प्रोसेस करेगी, फिर अपनी हार्ड ड्राइव पर टेम्पररी सेव कर लेगी। उसके बाद वो मेमोरी को खाली करेगी और अगले 1 लाख रोज पढ़ेगी। इससे सिस्टम पर अचानक से लोड नहीं पड़ता। तो चंकिंग से सिस्टम तो क्रैश होने से बच जाता है, लेकिन जहां तक मुझे समझ आया,
जब बात स्पीड की हो या बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शनल डेटा की हो तो अक्सर एक्सेल से ज़्यादा CSV फाइलों को प्रेफर किया जाता है। बिल्कुल, CSV यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, और डेटा साइंस में CSV फाइलों की वर्किंग समझना बहुत क्रिटिकल है। हाँ, और पता है मैं CSV फाइलों की तुलना एक बेसिक प्लेन टी शर्ट से करना पसंद करती हूँ। अच्छा, वो कैसे? मतलब ये हर जगह फिट हो जाती हैं, बहुत सिंपल होती हैं, लेकिन कभी-कभी इनका जो कॉलर होता है ना, यानी इनके डेलिमिटर्स, वो बहुत परेशान करते हैं। हाँ, ये एनालॉजी काफी सटीक है। अगर हम इसे एक और तरीके से देखें तो CSV को एक लंबी मालगाड़ी की तरह विजुलाइज किया जा सकता है। मालगाड़ी, दिलचस्प है, समझाइए जरा। तो मालगाड़ी में रखा हुआ जो भारी सामान है वो हमारा डेटा है, और डिलिमिटर्स जैसे कॉमा या टैब वो उन डिब्बों को आपस में जोड़ने वाली लोहे की कड़ियां हैं। अच्छा, वो हुक्स। हाँ, अगर मशीन को ये नहीं पता कि ये हुक या कड़ी कहाँ लगी है तो वो पूरी ट्रेन को बस एक ही विशाल डिब्बा समझ लेगी। और डेटा पूरा मैसअप हो जाएगा। मतलब मशीन CSV को पढ़ती कैसे है? जब मशीन पार्सिंग करती है ना, तो वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आगे बढ़ती है। जैसे ही उसे एक डिलिमिटर दिखा, मान लीजिए एक कॉमा, तो वो स्ट्रिंग को वहीं काट देती है और उसे एक नया कॉलम मान लेती है। लेकिन एक मिनट, अगर उस डेटा यानी जो सामान है डिब्बे के अंदर, उसी के अंदर कॉमा हो तो? मतलब अगर डेटा के किसी कॉलम में लिखा है न्यूयॉर्क NY, तो मशीन उस कॉमा को कड़ी क्यों नहीं मान लेगी? ये बहुत ही क्लासिक प्रॉब्लम है। सिस्टम को ये कैसे बताया जाए कि भाई यहाँ कॉमा डिलिमिटर नहीं है, टेक्स्ट का हिस्सा है। इसके लिए कोट कैरेक्टर्स का इस्तेमाल होता है। मतलब डबल कोट्स। हाँ, अगर कोई टेक्स्ट डबल कोट्स के अंदर बंद है तो मशीन का पार्सर समझ जाता है कि जब तक ये कोट बंद नहीं होता, बीच में आने वाले किसी भी कॉमा को इग्नोर करना है। वो न्यूयॉर्क NY को एक ही डिब्बे का हिस्सा मानेगा। लेकिन क्या हो अगर मुझे उस टेक्स्ट के अंदर ही कोट्स का इस्तेमाल करना हो? लाइक अगर किसी का निकनेम लिखा है डेटा में, जैसे जॉन द रॉक स्मिथ, तब तो मशीन पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगी ना, उसे लगेगा कोट बंद हो गया। बिल्कुल हो जाएगी। और इस तरह के एज केसेस को हैंडल करने के लिए ही एस्केप कैरेक्टर्स डिजाइन किए गए हैं। अच्छा, एस्केप कैरेक्टर्स। हाँ, ये आमतौर पर एक बैकस्लैश होता है। तो जब मशीन को किसी कोट या स्पेशल कैरेक्टर से ठीक पहले एक बैकस्लैश दिखता है तो वो उसे एक कमांड की तरह ट्रीट करती है। तो वो कमांड क्या कहता है मशीन को? वो कहता है कि देखो, अगले कैरेक्टर पर कोई नियम मत लगाना, उसे बस एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह प्रिंट कर दो। इससे पार्सिंग का फ्लो नहीं टूटता। समझ गई। अच्छा, सोर्स के आधार पर मेरे दिमाग में एक और पेचीदा सवाल आ रहा है। एक बहुत ही प्रैक्टिकल चैलेंज है। हाँ, पूछिए। कई बार मैंने देखा है कि लॉग फाइल्स में ना मिक्स्ड डिलिमिटर्स होते हैं। मतलब आधी फाइल कॉमा से सेपरेटेड है और आधी टैब या सेमीकोलन से। तो क्या कनाइम का CSV रीडर नोड इन अलग-अलग डिलिमिटर्स को सीधे एक ही बार में समझ लेगा? नहीं, सीधे तो बिल्कुल नहीं समझेगा। सोर्स मटीरियल में भी ये साफ बताया गया है कि मशीनें खुद से अनुमान नहीं लगा सकती कि लाइन नंबर 500 पर जाकर डिलिमिटर बदल गया है। तो फिर क्या होता है? डेटा टूट जाता है? बिल्कुल। अगर एक ही फाइल में अलग अलग डिलिमिटर्स हैं और आप उसे सीधे इंपोर्ट करेंगे तो कॉलम्स एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे। इसलिए इंपोर्ट करने से पहले डेटा को प्री प्रोसेस करना पड़ता है। मतलब पहले डिलिमिटर्स को स्टैंडर्डाइज करना होगा। हाँ, टेक्स्ट मैनिपुलेशन टूल्स का इस्तेमाल करके आपको पूरी फाइल के लिए एक सिंगल डिलिमिटर सेट करना होगा। तभी CSV रीडर नोड अपना काम सही से कर पाएगा। तो CSV की सादगी तब तक ही अच्छी लगती है जब तक डेटाबेस का साइज कंट्रोल में हो, है ना? लेकिन जब रोज की संख्या करोड़ों में पहुंच जाए तब क्या? तब तो लोकल मशीन पर CSV फाइलों को चंकिंग से भी संभालना मुश्किल हो जाता है। वही तो, मतलब फिर फिजिकल लिमिटेशंस आपको पूरी अप्रोच बदलने पे मजबूर कर देती हैं। फिर तो लोकल फाइलों से निकलकर डेटाबेस कनेक्टर्स की तरफ जाना ये सिर्फ एक चॉइस नहीं रहती, एक जरूरत बन जाती है। बिल्कुल सही। रिलेशनल डेटाबेस जैसे MySQL, PostgreSQL या Oracle, ये एक बिल्कुल अलग आर्किटेक्चर पर काम करते हैं। यहाँ डेटा किसी एक फाइल में नहीं पड़ा होता। हाँ, वो तो सर्वर्स पर टेबल्स के एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क में स्टोर होता है। और कायम की जो डेटाबेस कनेक्टर्स हैं वो इन सर्वर्स के साथ सीधे जुड़ने का एक सुरक्षित ब्रिज बना देते हैं। यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी, थोड़ी बहस करते हैं इस पर। हाँ, बताइए। अगर एक्सेल रीडर नोड में वो चंकिंग वाला फीचर है जिससे एक एनालिस्ट अपने लैपटॉप पर 50 मिलियन रोज की फाइल को टुकड़ों में लोड कर ही सकता है, तो फिर
डेटाबेस कनेक्टर्स, सेंट्रलाइज्ड सर्वर्स और इन कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल क्वेरीज की झंझट ही क्यों पालनी? ये बहुत ही कॉमन सवाल है। लेकिन देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, चंकिंग सिर्फ एक जुगाड़ है, ये कोई आर्किटेक्चरल समाधान नहीं है। मतलब जब आप चंकिंग के जरिए फाइल पढ़ते हैं तो आप असल में सारा का सारा डेटा नेटवर्क के जरिए अपनी लोकल मशीन पर खींच रहे होते हैं। ओहो हाँ, इससे तो बैंडविड्थ चोक हो जाएगी। बिल्कुल, और डेटा का फालतू में डुप्लीकेशन भी होता है। डेटाबेस कनेक्टर्स का जो सबसे बड़ा फायदा है वो है एसक्यूएल पुश डाउन की तकनीक। ये एसक्यूएल पुश डाउन क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है श्रोताओं के लिए। तो देखिए, एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में काइनाइम हमारा क्लाइंट है और डेटाबेस हमारा सर्वर है। एसक्यूएल पुश डाउन में काइम विशाल डेटा को मंगाने के बजाय सिर्फ कुछ बाइट्स का एक निर्देश यानी एक एसक्यूएल क्वेरी सर्वर को भेज देता है। अच्छा, मतलब डेटा को सिस्टम में लाने से पहले ही फिल्टर कर लिया जाता है। एग्जैक्टली। सर्वर का जो पावरफुल सीपीयू और रैम है वो वहीं पर डेटा को फिल्टर करता है, एग्रीगेट करता है और उन 50 मिलियन रोज में से केवल वही 500 रोज वापस नेटवर्क के जरिए काइम को भेजता है जिनकी असल में जरूरत है। अरे वाह, तो इससे जो काम हफ्तों में होना था वो तो कुछ सेकंड्स में हो जाएगा। बिल्कुल, ये प्रोसेसिंग टाइम को ड्रास्टिकली कम कर देता है। तो इससे ये बात साफ हो जाती है कि टूल्स अपनी जगह पावरफुल हैं, लेकिन उनका असली फायदा तभी है जब आप उनके आर्किटेक्चर को समझें। हाँ, और इसी से हम उन नियमों की तरफ बढ़ते हैं जो किसी भी बिखरी हुई प्रोसेस को एक प्रोफेशनल वर्कफ्लो में बदलते हैं, यानी बेस्ट प्रैक्टिसेस। और इसमें सबसे पहला कदम है इंपोर्ट करने से पहले डेटा के स्ट्रक्चर या स्कीमा को समझना। स्कीमा को समझे बिना डेटा इंपोर्ट करना तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। मशीन को पहले से बताना पड़ता है कि भाई कौन सा कॉलम इंटीजर है, कौन सा स्ट्रिंग है और कौन सा डेट फॉर्मेट में है। बिल्कुल, अगर मान लीजिए किसी ने टेक्स्ट फाइल में डेट्स को सिर्फ स्ट्रिंग के तौर पर इंपोर्ट कर लिया तो आगे चलकर वो टाइम सीरीज एनालिसिस तो कर ही नहीं पाएगा। सही कहा। इसलिए डेटा टाइप को इंपोर्ट के समय ही वैलिडेट कर लेना चाहिए। इससे आगे होने वाले नोड फेलियर्स रुक जाते हैं। अच्छा, इसके बाद फाइल पाथ्स का ऑप्टिमाइजेशन आता है जो कोलैबोरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अक्सर देखा है लोग एब्सोल्यूट फाइल पाथ्स का इस्तेमाल करते हैं, जो एक बहुत बड़ी गलती है। हाँ, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। इसे हम जीपीएस और आसपास के पते वाले उदाहरण से समझते हैं। एब्सोल्यूट पाथ्स बिल्कुल सटीक जीपीएस निर्देशांक की तरह होता है, जैसे सी ड्राइव में यूजर्स, फिर जॉन, फिर डेस्कटॉप और फिर data.csv। और प्रॉब्लम यह है कि अगर वो हॉप हलो आपने मुझे भेजा तो मेरे कंप्यूटर में जॉन नाम का कोई यूजर फोल्डर तो होगा नहीं। बिल्कुल नहीं होगा। तो पूरा का पूरा वर्कफ्लो क्रैश हो जाएगा। एकदम सही। और इसके उलट जो रिलेटिव फाइल पाथ्स होते हैं वो ऐसा है जैसे किसी को कहना मेरे घर के बगल वाली दुकान। अच्छा, ये एनालॉजी भी बढ़िया है। हाँ, मतलब इसमें वर्कफ्लो को ये बताया जाता है कि डेटा फाइल हमेशा उसी फोल्डर में मिलेगी जहां ये वर्कफ्लो सेव्ड है, फिर चाहे वो फोल्डर दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में क्यों ना रखा हो। तो इससे पोर्टेबिलिटी आ जाती है जो कि किसी भी मजबूत डेटा मॉडल की रीढ़ होती है। बिल्कुल, और पोर्टेबिलिटी के साथ साथ डेटा क्वालिटी भी उतनी ही क्रिटिकल है। मिसिंग वैल्यूज के बारे में सोचो। सोर्सेस क्या कहते हैं? ये खाली जगह तो डेटा सेट्स के ब्लैक होल्स होती हैं। हाँ, अगर इंपोर्ट करते समय इन खाली जगहों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम तो काम करना ही बंद कर देंगे। इन्हें इम्प्यूटेशन तकनीक से हैंडल किया जाता है। और इम्प्यूटेशन का चुनाव भी अपने आप में एक साइंस है। मतलब अगर किसी कॉलम में लोगों की इनकम का डेटा है और कुछ वैल्यूज मिसिंग है तो वहां मीन या औसत का इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है ना। बिल्कुल, क्योंकि अगर उस डेटा सेट में एक भी अरबपति हुआ तो वो औसत को इतना ऊपर खींच देगा कि सारा एनालिसिस ही गलत हो जाएगा। हाँ, ऐसे मामलों में फिर मीडियन या माध्यिका का उपयोग करना ज्यादा सेफ होता है क्योंकि ये आउटलायर्स से इतना प्रभावित नहीं होता। और ये सारी नीतियां डेटा इंपोर्ट होने के तुरंत बाद लागू हो जानी चाहिए। डेटा के अंदर आने और उसके क्लीन होने के बीच फासला जितना कम होगा, एरर्स उतनी ही कम होंगे। चलिए अब इस पूरी चर्चा के सबसे पावरफुल हिस्से पर आते हैं, ऑटोमेशन। क्योंकि सच कहूं तो कोई भी एनालिस्ट रोज सुबह ऑफिस आकर 50 अलग-अलग फाइलों को मैन्युअली इंपोर्ट नहीं करना चाहता। हाँ, बिल्कुल नहीं। और यही काइम की असल ताकत दिखती है, इसके लूप्स और फ्लो वेरिएबल्स में। तो ये फ्लो वेरिएबल्स का आर्किटेक्चर काम कैसे करता है? केनाइम में आमतौर पर 2 तरह का फ्लो होता है। एक तो डेटा फ्लो है जो ब्लैक लाइंस के जरिए टेबल्स को एक नोड से दूसरे नोड तक ले जाता है। और दूसरा होता है कंट्रोल फ्लो, जिसे लाल रंग की लाइन से दिखाते हैं। ये फ्लो वेरिएबल्स असल में डेटा की रोज नहीं होते हैं,
बल्कि ये मेटा डेटा या पैरामीटर्स होते हैं जो नोड्स के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक सिस्टम हर रात ठीक 12 बजे एक नई सर्वर लॉग फाइल जनरेट करता है और उसके नाम में उस दिन की तारीख होती है, जैसे log 2026-05-21.csv। अब ऑटोमेशन के बिना तो हर सुबह किसी को मैनुअली उस नई फाइल का पाथ सेट करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन फ्लो वेरिएबल्स के साथ ये पूरी प्रोसेस बदल जाती है। ऐसे सिनेरियो में एक ऑटोमेटेड वर्कफ्लो डिजाइन किया जाता है। सबसे पहले एक नोड करंट सिस्टम डेट को पढ़ता है। ओके। फिर एक स्ट्रिंग मैनिपुलेशन नोड उस डेट को लेकर फाइल के नाम वाले फॉर्मेट में बदल देता है। इस तैयार नाम को एक फ्लो वेरिएबल में कन्वर्ट करके सीधे CSV रीडर नोड में फीड कर दिया जाता है। अरे वाह! तो रीडर नोड को हर दिन अपने आप पता चल जाता है कि आज कौन सी नई फाइल पढ़नी है? बिल्कुल। और अगर एक ही फोल्डर में कई फाइलें रखी हों तो वहां लूप्स का इस्तेमाल होता है। वो लिस्ट फाइल्स नोड वाला कॉन्सेप्ट? हाँ, लिस्ट फाइल्स नोड उस फोल्डर की सभी फाइलों की एक लिस्ट बनाता है। फिर टेबल रो टू वेरिएबल लूप स्टार्ट नोड एक एक करके हर फाइल के पाथ को वेरिएबल में बदलता है। रीडर नोड उसे पढ़ता है और एंड में लूप एंड नोड उन सबको एक साथ जोड़कर एक मास्टर टेबल बना देता है। मतलब इस पूरी प्रोसेस में इंसानी दखल पूरी तरह से खत्म? पूरी तरह से। वर्कफ्लो शेड्यूलर की मदद से आप इसे रात के 2 बजे चलने के लिए सेट कर दीजिए। सुबह एनालिस्ट को सिर्फ साफ डेटा मिलेगा। लेकिन यहाँ ऑटोमेशन की एक कमजोरी भी सामने आती है। ऑटोमेशन बहुत नाजुक हो सकता है। नाजुक मतलब सोर्स डेटा का स्कीमा अचानक बदल जाए। मान लीजिए कंपनी ने फॉर्म में एक नया फील्ड जोड़ दिया और लॉग फाइल में अचानक से एक नया कॉलम आ गया, तो क्या ये ऑटोमेटेड लूप क्रैश नहीं हो जाएगा? ये बहुत ही रियल कंसर्न है। इसे टेक्निकल भाषा में स्कीमा ड्रिफ्ट कहते हैं। तो क्नाइम इसे कैसे हैंडल करता है? क्नाइम के नोड्स को इस तरह कॉन्फ़िगर किया जा सकता है कि वे स्कीमा ड्रिफ्ट को संभाल सकें। रीडर नोड्स में सेटिंग्स होती हैं जहां आप उन्हें नए कॉलम्स को स्वीकार करने की परमिशन दे सकते हैं। अच्छा। या फिर ये सेट कर सकते हैं कि अगर डेटा का स्ट्रक्चर अलग लगे तो नोड गंदे डेटा को आगे भेजने के बजाय खुद को वहीं रोक दे, फेल ग्रेसफुली, और एनालिस्ट को एक अलर्ट भेज दे। मतलब साइलेंट डेटा पॉइजनिंग से बचा जा सकता है। एग्जैक्टली। तो ये पूरी चर्चा इस बात को बहुत गहराई से एस्टैब्लिश करती है कि डेटा इंपुटेशन सिर्फ एक टेक्निकल स्टेप नहीं है, ये डेटा आर्किटेक्चर की नींव है। मतलब एक्सेल के वाइल्ड कार्ड से लेकर CSV की पार्सिंग तक और डेटाबेस के SQL पुश डाउन से लेकर ये फ्लो वेरिएबल्स तक। ये सभी टूल्स मिलकर उस बैकग्राउंड प्रोसेस को इतना ऑर्गेनाइज कर देते हैं कि वहां से निकलने वाला हर मॉडल बिल्कुल सटीक होता है। हाँ, जब पाइपलाइन का हर नोड ऑप्टिमाइज्ड होता है तो सिस्टम की मेमोरी बचती है, प्रोसेसिंग तेज होती है और सबसे जरूरी टीम का कीमती समय बचता है जिससे वो असली एनालिसिस में लगा सकते हैं। बिल्कुल। खैर, अब जब हम डेटा पाइपलाइंस और ऑटोमेशन की इतनी गहराई में आ ही गए हैं तो सोर्सेस से परे एक विचार मेरे मन में आ रहा है जो हमारे फ्यूचर की तरफ इशारा करता है। वो क्या? देखिए, आज शेड्यूलिंग आ गई है, लूप्स आ गए हैं, फाइलें अपने आप पढ़ी जा रही हैं, लेकिन फिर भी इन मशीनों को ये बताना तो पड़ता ही है ना कि कॉमा डेलिमिटर है या कौन सी वैल्यू को कैसे इम्प्यूट करना है। मशीन अभी भी इंसानों के बनाए रूल्स पर ही चल रही है। ये AI और डेटा इंजीनियरिंग के इंटरसेक्शन को देखते हुए एक बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में हम जीरो क्लिक डेटा इंपोर्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या आने वाले समय में कनाइन जैसे प्लेटफॉर्म्स इतने स्मार्ट हो जाएंगे कि वो बिना किसी इंसान के बताए खुद ही एक अनजान डेटा सोर्स का विश्लेषण कर लें? मतलब वो खुद ही पार्सिंग और स्कीमा ड्रिफ्ट हैंडल कर लें? हाँ, बिना किसी इंसानी मदद के वो खुद डेटा पाइपलाइन बिल्ड कर लें। क्या ये संभव है? AI पावर्ड सेल्फ लर्निंग नोड्स का आना बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इसके साथ एक बड़ा चैलेंज ये आएगा कि क्या एक डेटा साइंटिस्ट पूरी तरह से उस ब्लैक बॉक्स डेटा क्लींजिंग पे ट्रस्ट कर पाएगा? ये फ्यूचर का एक बहुत बड़ा सवाल होगा। बिल्कुल। तो अगली बार जब कोई बहुत खूबसूरत सा चार्ट या एक सटीक प्रिडिक्टिव मॉडल आपके सामने आए तो उस पर्दे के पीछे काम करने वाली अदृश्य पाइपलाइन के बारे में जरूर सोचिएगा। क्या भविष्य में वे पाइपलाइंस खुद अपना निर्माण कर लेंगी? इस सवाल और आज के इस डीप डाइव के साथ हम अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सीखते रहिए और हर उस डेटा पॉइंट के पीछे की प्रोसेस पर सवाल उठाते रहिए जो स्क्रीन पर इतना आसान दिखाई देता है।